सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा हुकूमत की जानिब से दावा भी किया जा रहा है कि अब जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर भी नज़र आ रही है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी का तसलसल पिछले हफ्ते से लेकर अब तक बरकरार नज़र आ रहा है। टैक्स वसूलियों पर तफसीलात ज़र और दीगर मुआशी आशारिये में बेहतरी की बातें हो रही हैं। KSE 100 इंडेक्स की सिर्फ बात की जाए तो 295 पॉइंट्स का उसमें भी इजाफा हुआ है। कारोबार तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में FBR ये कह रहा है कि महसूलात में बेहतरी आ रही है, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल पिछले एक हफ्ते से बात कर रहे हैं कि हम मुश्किल वक्त से निकल आए हैं और आगे अब तवीलुल मुद्दती मनसूबा बंदी पर काम कर रहे हैं, ना कि शॉर्ट टर्म मामलात पर कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाए। लेकिन इन तमाम तर मामलात के साथ सवाल फिर भी ये अहम पैदा हो रहा है कि अगर मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं, मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो, क्योंकि वो इकॉनमी का एक फेस कहलाता है, वो बेहतर हो रहा है, तो फिर महंगाई की शरह में कमी क्यों नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हमने देखा पिछले एक साल में, उनमें मुश्किलात थी, लेकिन बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की है और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा भी हुआ है। उनमें एक सेक्टर इस वक्त पाकिस्तान में जहां टेक्सटाइल का सेक्टर है, वहां सीमेंट का सेक्टर है, वहीं अद्वियात यानी कि ड्रग सेक्टर है, वहीं पर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसे रियल स्टेट का सेक्टर कहा जाता है। रियल स्टेट के सेक्टर से कहा जाता है कि बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पर 40 से लेकर 70 जो इदारे हैं, जो सेक्टर्स हैं, वो जुड़े होते हैं और इस सेक्टर्स में बेहतरी आने के बाद और मरात मिलने के बाद सूरत भी बेहतर हुई है। लेकिन ये बेहतरी क्या आर्जी है या मुस्तकिल वाकई इसमें बेहतरी आगे बढ़ेगी? क्योंकि इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो है 50 लाख घरों की तामीर के हवाले से, मेरा पाकिस्तान मेरा घर की स्कीम के हवाले से, और जिससे बैंकों को बाकायदा तौर पर कनेक्ट किया गया कि आप कर्ज़ों की फराहमी लोगों के लिए करें ताकि लोग अपने घर को बना सके। वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स जो है रियल स्टेट से जुड़े हुए हुकूमत की जानिब से पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हैं। लेकिन क्या वाकई इसमें बेहतरी है या नहीं, आज हम इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान में जो मुआशी आशारियों की बेहतरी हुकूमत कह रही है और तनज़्ज़ुली अपोजिशन कह रही है, उसमें क्या हक़ाइक़ है, हम आज माहिर मुआशियात से भी इस सूरत हाल पर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगाज़ में हम, क्योंकि बहुत बड़े सेक्टर के हवाले से जो बेहतरी की बातें हो रही हैं, क्या वाकई ऐसा है या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन आबाद मौजूद हैं, फयाज इलियास साहब। क्योंकि अगर आबाद की बात की जाए तो आबाद बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो बिल्डर्स एसोसिएशन में सबसे बड़ा एक इदारा है जो हुकूमत के साथ और फिर रियल स्टेट के जितने भी बायर्स हैं उनके साथ कनेक्ट है। फयाज इलियास साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइएगा कि जब से पिछले एक साल गुजरा, रियल स्टेट की बड़ी बेहतरी की बातें हो रही थी, ख़ास तौर पर जो बड़े बिल्डर्स हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर सेल करना, उनके लिए कहा जाता था मज़ीद ये बेहतरी की बातें हैं। क्या वाकई ऐसा है कि रियल स्टेट में और इसमें खूब बेहतरी आई है जो हुकूमती इक़दामात हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये बातें हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप आज बोल टीवी पे आपने इनवाइट करने के लिए। जैसे कि आपने अभी बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर में, और जैसे खास तौर पे आबाद जैसे एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स और डेवलपर्स, उन तमाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की नुमाइंदगी करती है पूरे पाकिस्तान में जहां कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम हो रहा है। हाउसिंग के हवाले से हम बात करें तो देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट में है, उसमें आने से पहले ही जो है हाउसिंग पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट किया गया था वो भी आबाद से ही अनाउंसमेंट किया गया था। और गवर्नमेंट में आने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस तसलसल को कायम रखा और इस सिलसिले में जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से जो काम किया गया, इसमें जो पॉलिसीज मेकिंग की गई, और इसके साथ साथ जो अगर पिछले साल हम देखें, जिस एक कोविड की हम वबा से गुजर रहे थे, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री, मदर इंडस्ट्री है कि जिसमें 70 से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुंसलिक हैं और उनका पहिया उन्हीं से चलता है। तो ये इंडस्ट्री को पिछले 70 साल से कभी भी इंडस्ट्री का जो है दर्जा नहीं दिया गया था। अप्रैल 2020 में कोविड के दौरान ही कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया और
इसके अलावा जुलाई 2020 में जो है कंस्ट्रक्शन स्पेशल पैकेज भी दिए गए। इसकी वजूहत बहुत क्लियर है कि उनको ये इस चीज का अंदाजा है और पता भी है, और जो है प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ज्यादा इस इंडस्ट्री पे फोकस भी हैं कि अगर इस इंडस्ट्री पे, ये इंडस्ट्री अगर कामयाबी के साथ काम करती है, जो इसमें मुश्किलात या हर्डल्स या पॉलिसी मेकिंग इश्यूज हैं उनको अगर जो है आसानियां पैदा की जाएंगी तो ये इंडस्ट्री जो है बूस्ट करेगी, और इसके साथ चलने वाली तमाम इंडस्ट्री भी बूस्ट करेगी, लोगों को जो है जरिया रोजगार भी मिलेगा। और इसी के तहत जो है सेक्शन फिक्स टैक्स रिजीम का जो एक बड़ा देरीना आबाद का जो है एक मुतालबा था वो भी पूरा किया गया, और इसके अलावा सेक्शन 111 के तहत जो पिछले साल में जो उसमें छूट दी गई और उसमें दिसंबर 2020 के बाद जो है इसमें एक्सटेंशन भी दी गई, जो कि FBR के जो 111 सेक्शन के तहत जून 30 तक ये हमें जो है एमनेस्टी हासिल है, और जिसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को दोबारा इसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें पता है कि IMF और FATF और फॉरेन इश्यूज एंड प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लोकल इंडस्ट्री को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बेहतर रखने के लिए और मजीद इसमें बेहतरी लाने के लिए हम समझते हैं कि इसमें 1 साल का इजाफा होना चाहिए और FTR में भी इजाफा होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें बड़ी अहम थी जिसे के बारे में कहा गया कि शायद बड़े बिल्डर्स के लिए तो आसानी है, लेकिन छोटा जो रियल एस्टेट में मामला तो उसमें बेहतरी नहीं। इस पे भी हम फयाज से बात करते हैं। फ़ारूक सलीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर मुआशियात हैं। फ़ारूक सलीम साहब, आपके वक्त का सर, ये मुआशी अशारियों के बारे में फ़ारूक साहब ये बात की जा रही है, बहुत बेहतर हो रहे हैं, हुकूमत ये दावा कर रही है, अपोजिशन ये कहती है कि सिर्फ अल्फाज के घोरक धंधा है। अगर मुआशी अशारिये बेहतर हैं तो फिर सूरत हाल इस वक्त ना महंगाई की कंट्रोल हो रही है, वैसी की वैसी सूरत हाल है। तो सर आप बताइए कि इस वक्त वाकई पाकिस्तान, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि पाकिस्तान उस मुश्किल वक्त से निकल आया है, हम कुछ बेहतर मुआशी सूरत हाल में आ गए? देखिए, 2 या 3 किस्म के माशी इशारिये चल रहे हैं इस वक्त। एक माशी इशारिये हैं जो मईशतदानों के लिए हैं, दूसरी एक किस्म चल रही है जो सियासतदान इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हुकूमती पार्टी है वो अपने पसंदीदा माशी इशारिये जो हैं वो सामने रखती है, और अपोजिशन वाले जो हैं वो अपने पसंदीदा सामने ले आते हैं। एक सेट है माशी इशारियों का जो एक्चुअली 22 करोड़ पाकिस्तानियों के माशी इशारिये हैं। इंडिया के करंट अकाउंट सरप्लस क्या कर रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना गिर गया है, हमारे रिजर्व्स बढ़ गए हैं। जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए मैं समझता हूं 3 बड़े माशी इशारिये हैं। पहला है आटे की कीमत, दूसरा है चीनी की कीमत, और तीसरा है बिजली का बिल। ये 3 मैं समझता हूं कि आम पाकिस्तानी के लिए सबसे बड़े माशी इशारिये हैं। बाकी जो है वो मईशतदान बैठ के आपस में बहस कर सकते हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस का क्या हाल है, क्यों हुआ, लेकिन आम आदमी का रियली उन ऑपोजिशन के दावों से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तानी ये चाहता है कि जी आज से 3 साल पहले 35 रुपए का किलो आटा बिक रहा था, आज वो 70-75 का है, क्या वो नीचे आएगा, क्या वो वापस 35 रुपए की तरफ जाएगा? आज से 3 साल पहले 55 रुपए किलो बिक रही थी, अब वो 100 से ऊपर 110 तक भी मिल रही है, क्या वो वापस जाएगी? 3 साल पहले आप अपने स्टूडियो का बिल देख लें, अपने घर का बिल बिजली का निकाल के देख लें, तकरीबन 10-11 रुपए का 1 यूनिट होता था, आज वो 23-24 रुपए का 1 यूनिट हो गया है। तो आम आदमी के तो ये 3 इशारे हैं, इनका जवाब देना जरूरी है। अगर आम आदमी जब गंदम की कीमत, आटे की कीमत पूछता है तो आगे से अगर उसको जवाब मिल जाए कि जी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस बहुत जबरदस्त हो गया, तो वो जवाब उस सवाल का बड़ा अहम पॉइंट आपने फ़ारूक सलीम साहब कहा कि एक आम आदमी के जो मुआशी अशारिये वो तो 3 से 4 चीज़ों के हैं, अगर वो नहीं बदले हैं तो फिर क्या बदला है? ये बड़ा एक अहम मामला है। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। जिस तरह से अब तेज़ी के साथ कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है और वैक्सीन का अमल शुरू हो रहा है, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर अब कारोबारी औकात में कदरे नरमी आ रही है, लेकिन सिंध में
क्योंकि जो कोविड की सूरत हाल है वो कदरे ज़्यादा हुई है बाकी सूबों के निस्बत, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल बेहतर है। लेकिन इस वक्त ताजर खासे बरहम नज़र आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने यहाँ तक भी ये सूरत हाल बात की है कि वो गवर्नर राज तक का मुतालबा भी करते हैं। ये क्यों यहाँ तक पहुँचा और जो सूरत हाल कराची में है उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं PMA के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रिजवान इरफान साहब, कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के प्रेसिडेंट हैं। रिजवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले मैं डॉक्टर कैसर सज्जाद से जान लेते हैं कि सूरत हाल इस वक्त कराची में जो हमें नज़र आ रही है, एक तो डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन का अमल बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है, वो उसमें बहुत बेहतरी आई है। दूसरा ये है कि यहाँ पर अब वो जो रेशो है वो कदरे कम हो गई है, एक तो ओवरऑल भी और फिर कराची में भी। इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि हमने जो एक महीना पहले जो पेचीदा सूरत हाल थी उसको कंट्रोल करने में कामयाब किसी हद तक हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर। बात यह है कि देखिए, जब पाकिस्तान में तीसरी वेव्स आई तो अनफॉर्चुनेटली पंजाब में केसेस बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली बढ़ते रहे और एक वक्त आया कि काफ़ी परेशान कुन वहाँ सिचुएशन हो गई थी। और उस वक्त कराची में माहौल बहुत अच्छा था और नंबर ऑफ केसेस बहुत कम थे, और बल्कि सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध में केसेस बहुत कम थे। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वहाँ बहुत अच्छा कंट्रोल किया और वहाँ पे लॉकडाउन किया। बड़े वहाँ के लोग परेशान भी हुए, लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में केसेस कम होने शुरू हो गए और अब वहाँ पे उन्होंने बहुत सी चीज़ें खोल दी हैं। लेकिन इसके बरक्स सिंध के अंदर खासकर कराची और हैदराबाद में नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। और यहाँ तक कि अगर शॉर्ट बात की जाए तो आपने देखा कि परसों तरसों ये डिटेक्ट हुआ कि 4 जो है वो जो इंडियन वेरिएंट्स हैं वो भी डिटेक्ट हो गए हैं। इससे पहले यूके वेरिएंट्स और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स भी, ब्राजीलियन वेरिएंट्स भी सारे मौजूद थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये इंडियन वेरिएंट्स हैं जिसमें से 3 कराची के हैं, 1 घोटकी के हैं, तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। और नंबर ऑफ केसेस कम नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है। अगर हमने अभी नहीं कंट्रोल किया, और ख़ासकर जो ये 4 जो लोग हैं इंडियन वेरिएंट्स वाले, इनकी ट्रैकिंग नहीं की गई कि कहाँ कहाँ ये गए हैं, किन किन लोगों से मिले हैं, किन बाज़ारों में गए हैं, किस किस जगह गए हैं। अगर वो ट्रैकिंग नहीं हुई तो ये बीमारी फैल सकती है। पॉइंट ये है मुदस्सिर कि ये एक बीमारी है और ये बीमारी एक से दूसरे में बहुत तेजी से लगता है। हमें इस बीमारी के फैलाव को रोकना है। जितनी जल्दी हम रोक सकेंगे उतनी जल्दी ही हम इस बीमारी से निजात हासिल करेंगे। 2 पॉइंट है, जो SOPs को फॉलो करें, मास्क लगाएं, हाथ को अच्छी तरह साबुन से धोएं, डिस्टेंस रखें ताकि बीमारी एक दूसरे को ना लगे। और दूसरी जो अहम बात है वो है वैक्सीनेट कराना। तमाम लोग जितनी जल्दी वैक्सीनेट हो, हम इसीलिए NCOC से भी कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लाएं, लोगों को लगाएं, जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है उनको भी लगाएं, ताकि ये तमाम हमारे मामलात जल्द से जल्द खोले जा सकें, कारोबार खुले, स्कूल खुले और रूटीन के काम तमाम लोग करें। जब वैक्सीनेट हो जाएंगे तो, अगर जैसे कि और ममालिक में हो रहा है कि लोग खोलते चले जा रहे हैं, तो वैक्सीनेट हो जाएंगे और मास्क और SOPs पे फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूं सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन के हवाले से भी हम कुछ बात करेंगे। हमारे साथ रिजवान इरफान साहब मौजूद हैं। रिजवान साहब, आज तमाम ताजर जो थे कराची के ख़ास तौर पर बड़ी सख्त किस्म की उनकी आज गुफ्तगू भी थी। क्या वजूहात हैं कि इस वक्त जो औकात कार दिए गए हैं आप लोगों के लिए वो नाकाफ़ी क्यों हैं, और क्या कारोबार इसमें नहीं हो पा रहा क्योंकि सूरत हाल कराची की अब कदरे ईद से पहले यहाँ पर बेहतर थी और अब कदरे ख़राब हो रही है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ दावत दी बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर साहब से 1-2 सवाल करूँगा। जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, जो वेरिएंट है इंडियन वेरिएंट और जो ब्राज़ीलियन वेरिएंट, ये वेरिएंट आए कहाँ से? सबसे पहले ये तो पता चले ना कि किसकी कोताही है, किसकी वजह से जो है ये पाकिस्तान में आए। आपने क्या सेफ्टी मेडल दिए हुए हैं कि वो किस तरह जो है वो यहाँ आके घूम रहे हैं, आ रहे हैं? आपको चेक करना चाहिए। आपका एयरपोर्ट है, आप जो है आप जो लेते हैं सेफ्टी मेजर, या वो सही नहीं है, उसकी वजह से ये हो रहा है। इस तरह वो 3-4 लोगों की सजा जो है करोड़ों आवाम को दी जा रही है। कराची के ताजिर जो है तकलीफ में है, परेशान है बेइंतहा। आपने 6 बजे का टाइम दे दिया, पूरा शहर 6 बजे उमड़ आता है। आप तो कहते हैं जहाँ रश होगा वहाँ कोरोना बढ़ेगा।
ये 6 बजे आपको दिखता नहीं है कि रश कितना है। आप जो ये मीटिंग होती है, इजलास होते हैं सीएम हाउस में, कम से कम किसी ताजिर नुमाइंदे को तो बिठाएं ताकि हमको भी तो पता चले फैक्ट एंड फाइंड, कितने लोग जो हैं बीमार हो रहे हैं, कितने इन्फेक्ट हो रहे हैं, कम से कम ये तो पता चले। हम तो बार बार दरख्वास्त करते करते जो है हम जो है आखिरी नतीजे पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम बार बार सब ये जो 72 घंटे का आपने अल्टीमेटम दिया है रिजवान साहब, ये क्या है? और इसके बाद अगर ये नहीं खोले जाते मुतालिबा, जो आपके 8 बजे तक कम से कम मार्केट खोलने का नहीं होता, तो क्या किया जाएगा फिर आपकी जानिब से? देखिए, हमने सरकार से बार बार दरख्वास्त की, मुतल्लिका मिनिस्टर को कॉल की, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हमने ये फैसला किया है। हम नहीं चाहते ये फैसला करना, 72 घंटे का अल्टीमेटम नहीं, एक डेडलाइन दी है कि सरकार हमारे साथ बैठ के इस मसले को हल करे। हम चाहते हैं रात 8 से 10 बजे तक मार्केटें खुले, हफ्ते में एक दिन छुट्टी हो, जो कारोबार बंद है वो खोली जाए, शादी हॉल खोली जाए, तो जो आपका जो रेस्टोरेंट है वो खोले जाए, जो एनसीओसी ने फैसला किया उसके मुताबिक। हम नहीं चाहते कि भाई कोई ऐसी चीज ना हो। हम भी चाहते हैं अपने को वैक्सीन कराएं। हमने खुद वैक्सीन कराई और हमने बाकायदा अब अपने ताजरों को और बाकायदा मुताल्लिका जो इदारे हैं उनको भी लिख के दे दिया है कि हमारे यहाँ आप सेंटर बनाएं, हम वैक्सीन की तरफ जाना चाहते हैं। अब कारोबार बंद नहीं होना चाहिए, अब लोगों को वैक्सीन की तरफ जाएं, मास्क पहनाएं, मास्क में आप पाबंदी करें, अगर कोई मास्क नहीं पहनता उस पर 100 रुपये जुर्माने करें, सबके लिए बराबर हो, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो आवाम हो। आप इसे इम्प्लीमेंट तो कराएं, अब इम्प्लीमेंट ही नहीं कराते। हमारे दुकानें बंद कर देते हैं, लाखों रुपए चालान कर रहे हैं, ताजिरों की बेइज्जती करते हैं। ये बात हो रही है कि जैसे 6 बजते हैं लॉकअप किया जाता है, तो ताजिरों की जो है FIR कर दी जाती है 188 में, और उनके जो है क्राइम रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये ताजिरों के साथ जो है रवैया रखा गया है। ताजिर टैक्स देता है, ताजिर जो है इस मईशत की रीढ़ की हड्डी है, उनके साथ ये सुलूक हो रहा है। ये कैसे चलेगा, किस तरह चलेगा? एक मौजूद माशरे में ताजिरों के साथ ये सुलूक किया जाता है। बिल्कुल, यह अहम पॉइंट है। हम कोशिश भी कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जिम्मेदारान हैं उनसे गुफ्तगू करने की कि ये जो एक अमल 3 दिन से हम देख रहे हैं कि ताजरों पर 188 के मुकदमात हुए हैं, ये भी इल्ज़ाम हो रहा है कि रिश्वत ली जाती है पुलिस की जानिब से। जब 6 बजते ही जैसे सड़कों पर रश होता है, कोई दुकान खुली है तो वहाँ पर फौरी तौर पर छापे मार के गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। इस पर भी हम कोशिश करें। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे सवाल करें कि ये वेरिएंट्स कैसे पहुँच जाते हैं, एक तो इस पर मैं चाहूँगा बात करें। दूसरा, जो आप समझते हैं जो वैक्सीनेशन का अमल इस वक्त सर जारी है, वो तो जिस ग्रेजुअली मतलब वो चल रहा है उसमें उतनी तेज़ी नहीं है। हम अभी चंद लाख तक पहुंचे हैं, 22-23 करोड़ की आबादी है। चले 18 साल तक भी पहुंचे तो फिर भी हमें 15 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो ये एक बड़ा तवील सफ़र नहीं है वैक्सीनेशन का? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मैं रिजवान की बात से टोटली एग्री करता हूं कि जी ये जो बीमारी है ये आई कैसे और कैसे आ रही है। जब कंट्रोल हो जाती है तो पैसे। इसमें 2-3 बातें हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने अगर आपको याद होगा 22 जनवरी 2020 को ये इन्फॉर्म किया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और तमाम लोगों को कि एक बीमारी है जिसका नाम कोरोना वायरस है, वो चाइना के शहर वुहान में इस वक्त मौजूद है, जिसमें 300 लोग बीमार हैं और 6 लोग इंतकाल कर गए हैं। तो पाकिस्तान में ये बीमारी आ सकती है। हुकूमत जो है इसकी रोकथाम की तदबीर करे, उसकी रोकथाम के एहतमाम करें, तमाम बॉर्डर के पास स्क्रीनिंग करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और फिर आपने देखा कि बीमारी आ गई। अब इसके अंदर होना ये चाहिए कि जो बीमारी जब आ गई है आपके पास, चाहे वो इंडियन वेरिएंट्स हो या कोई भी हो, अभी सिर्फ हमारे पाकिस्तान के अंदर 206 डॉक्टर्स इंतकाल कर गए हैं, 31 पैरामेडिकल स्टाफ हमारा इंतकाल कर चुका है। तो ये एक से हम दूसरों को लगा रहे हैं। हम ये बार बार ये कह रहे हैं हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को निभाए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं रिजवान की, इम्प्लीमेंटेशन कराएं, SOPs पे फॉलो कराएं। इनमें सिर्फ एक दरखास्त में करता हूं रिजवान से कि आपका भी कोई थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है कि आप एसोसिएशन के जितने भी दुकानदार आपके हैं, जितने भी आपके साथ मेंबरान हैं, उनको आप भी कहें कि भाई जैसे हम लोग क्लिनिक के अंदर करते हैं कि जब कोई मरीज हमारे कमरे में आता है तो हम विदाउट मास्क उसको अंदर आने नहीं देते हैं। तो इसी तरह से मेरी दरखास्त होगी रिजवान से। बहुत मेहनती आदमी है रिजवान, मुझे पता है, इनके वालिद भी बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन थोड़ा सा काम करने की जरूरत है कि SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन ये खुद भी कराएं, गवर्नमेंट भी की जिम्मेदारी बनती है कि सख्ती से करें। और ये 100 रुपए से कोई फाइन से कुछ नहीं होगा। देखें बाहर के मुल्कों में मुझे किसी साहब ने ये कहा कि जी आप मिसाल इंडिया की क्यों देते हैं।
सऊदी अरब के क्यों नहीं देते हैं? तो देखिए सऊदी अरब में क्या हुआ कि उन्होंने इतनी सख्त लॉकडाउन किया और अब पूरा सब कुछ खोल रहे हैं वो। और खोलने के बाद आपको एक बात बताऊं, मेरे जानने वाले वो घर से निकले हैं और सिर्फ उनके पास मास्क लगा हुआ था, लेकिन वो गाड़ी में जाके उन्होंने पहन लिया। लेकिन जो घर से और गाड़ी तक वो गए हैं, बैठे हैं दरवाजे से, वो कैमरे ने कैच करके उनके ऊपर 5,000 रियाल का फाइन हुआ है। तो जब ये खौफ होता है, जब लोगों को ये खौफ होगा तो फिर लोग पहनते हैं, वो अमल करते हैं। आप एसओपीज को फॉलो करें और करवाएं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से इसका खात्मा होगा। दूसरी बात जो आपका सवाल है कि वैक्सीनेशन तो बहुत ही स्लो है। 50, 60, 70 लाख अब तक वैक्सीनेट हुए हैं लोग, जो कि कुछ नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बार बार कह रही है कि देखें आप कम से कम 5 से 6 लाख एक दिन में वैक्सीनेट करें आप अपने अवाम को। और उसके लिए जरूरी है कि तमाम लोगों को वॉक इन कर दें। अभी आपने 18 साल के लोगों की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन वो जब रजिस्टर्ड कराते हैं उनको कहा जाता है कि वेट करें। भाई आप शनाख्ती ये 1166 का सिस्टम खत्म करें ना। आप अगर आपने इसको कोरोना को जल्द से जल्द खात्मा करना है तो जो लोग शनाख्ती कार्ड रखते हैं आप उनको भेजें, शनाख्ती कार्ड दिखाएं सेंटर पे और वो वैक्सीनेट हो जाए। साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि अब चूंकि आपके पास एक रॉ मटेरियल आ रहा है, आप फिलिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, पाक वैक आ गया हमारे पास, तो वो सिंगल डोज है। जिन लोगों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो लोग घरों में काम करते हैं, ड्राइवर हैं, मासी हैं, कुक हैं, तो आप उनको, उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं, उनको साइनोवैक लगा दें। उनको भी जिनके घर में लोग हैं वो लेकर आए सेंटर पे और उससे कहें कि डॉक्टर साहब, ये सेंटर वाले से कहें कि हमारे यहाँ ये कुक है, ये ड्राइवर है, लेकिन इसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, उसको रिफ्यूज नहीं करें और आप उसको वैक्सीन करें, वैक्सीनेट करें। और ताकि जल्द से जल्द देखें 5 से 6 लाख अफराद एक दिन में जब वैक्सीनेट हो जाएंगे, आपका तमाम मामला सेटल हो जाएगा। आपको मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसराइल में 96% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और वो वहां की गवर्नमेंट ऐलान करती है कि जी आप मास्क ना लगाएं। अमेरिका मना करता है कि जी आप आराम से घूमें, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब तक हमारा वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल डॉक्टर साहब होगा, तब तक इन चीज़ों का बड़ा एहतियात की ज़रूरत है। एसओपीज़ जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें रिजवान साहब एसओपीज़ के जहाँ पर जिम्मेदारी एक जो आ रहा है आपके पास, सारिफ आ रहा है, गाहक आ रहा है, उसकी है, वहीं पर आप लोगों को भी मैंने देखा आपकी दुकानों के बाहर लिखा होता है नो मास्क नो एंट्री, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग आ भी रहे हैं क्योंकि आपने एंटरटेन करना है गाहक आने वाले को। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि खुद आप क्योंकि प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के, अपनी बाकी लोग भी हैं, तो थोड़ी सी सख्ती यहाँ से हो तो मेरा ख्याल है बेहतरी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं दुकानों के बाहर लिखा होता है लेकिन अमल कम हो रहा है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वो होना चाहिए। दूसरा मेरा जो सवाल आपसे है वो ये है कि क्या अभी तक जो आपके अल्टीमेटम है, हाँ, तमाम जो जिम्मेदारान हैं, मुख्तलिफ आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जानिब से अल्टीमेटम दिया गया, हुकूमत की जानिब से कोई रब्ता नहीं किया गया आपसे? जहाँ तक कि डॉक्टर साहब ने बात की मुझे कि जुर्माना सऊदी अरब में हुआ, वहाँ कानून है और कानून की पासदारी होती है। हमारे यहाँ अगर कानून होता है तो कानून की पासदारी नहीं करते। हमारा मुल्क जो है यही अलमिया है हमारे यहाँ, जो कानून की पासदारी हमारे यहाँ जो है। बेसिकली आपको बताया चलूँ, जहाँ से डॉक्टर साहब ने कहा, आप जाते हैं पाकिस्तान में जो है आप जो है जो मर्जी चाहे करते हैं, लेकिन जब सऊदीया की गवर्नमेंट वहाँ पहुँचते हैं तो सीधे हो जाते हैं। क्या वजह है? क्योंकि कानून है, वहाँ कानून की पासदारी होती है, कानून सख्त है, उस पर इम्प्लीमेंट होता है। हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता, वजह ये है। और सबसे पहले बताऊँ आपको मैं, आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, नादरा का डेटा मौजूद है, आप जो भी वैक्सीन नहीं लगाता आप उसका जो है जो NIC है वो ब्लॉक कर दें या उसको सस्पेंड कर दें। वो क्यों नहीं करेगा? शनाख्ती कार्ड अगर सस्पेंड होगा तो हर हालत में जो है वो लगाएगा। वो आपके पास सारी चीजें मौजूद है, आप करना चाहें सब कुछ कर सकते हैं। और जहाँ बताते हैं आपके बहुत से दुकानदार मास्क नहीं पहनते, मैं सच बात करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा होता है। ऐसा हमारी तरफ से भी गलतियां हैं, कोताहियां हैं, लेकिन हमें ये सब मिल के करना होगा। आवाम को भी, ताजरों को भी, हुकूमत को भी, ये सब मिल के करना होगा। मैं बार बार दरख्वास्त ये करता हूँ कि आप बैठे इस मसले को हल करें। आप रातों रात नोटिफिकेशन निकालते हैं, ये गलत है। आप हम पे इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, हमसे राय तो लें, हमसे पूछे तो, हमको आप बोलें आपकी क्या, आपके रिजर्वेशन है, आपकी क्या तकलीफ होगी। आप एक साथ बैठ के मसले को हल कर सकते हैं। ये चीजें हम पे थोपना ये सरासर नाजायज है। हम 1.5 साल से नुकसान में जा रहे हैं, हमारी दुकानें बंद हो गई, हमारा कारोबार बंद हो गया, हमारे जितने भी
जो सैलरी पर्सन थे उनको सैलरियां नहीं मिली। बहुत तकलीफ में जाने के बाद हमने ये फैसला किया है। हमने सरकार से बार बार दरख्वास्त की हमसे बैठा जाए, हमसे बात की जाए। अभी तक के कोई ऐसी बात नहीं हुई। मेरी दोपहर को नासिर शाह साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा हम इसको देख रहे हैं, लेकिन 72 घंटे का मकसद ये नहीं आप बैठ के मसले को हल कर लेना। क्यों नहीं हल करते? हमने क्या शरारत रखी? हमने कहा 2 घंटे बढ़ा दी जाए, हमने कहा कि एक छुट्टी खत्म की जाए, जो कारोबार जो एनसीओसी ने कहा है वो शुरू किया जाए। शादी हॉल और जो रेस्टोरेंट क्यों नहीं आप खोलते, क्यों नहीं का कारोबार आप तो सर हम भी कोशिश करें मुर्तज़ा वहाब साहब, क्योंकि वो तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के, मुर्तज़ा वहाब साहब से भी मुसलसल रब्ता कर रहे हैं कि वो इस टॉपिक पर बात करें, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। इस पर क्यों बात नहीं हो रही है कि जब NCOC के फैसले हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। 18वीं तरमीम है और सूबाई हुकूमतें अपने फैसले भी कर रही हैं सारे अमल में। कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात की जाए कि वजूहात क्या हैं, लेकिन वजूहात के बारे में कुछ बताया भी नहीं जा रहा है। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते एक बात है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 अमल करने हैं। एक SOPs पर अमल करना है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल, और दूसरा वैक्सीनेशन करवाना है। अगर दोनों चीज़ें करेंगे तो आप इस मूजी मरज़ से बच सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।